वीरप्पन का जन्म 18 जनवरी 1972 को कर्नाटक राज्य के गोपीनाथम गांव में एक चरवाहा परिवार में हुआ था। तब किसी को क्या पता था कि वह आगे चलकर इतना दुर्दांत हो जाएगा कि उसके सिर पर 184 लोगों की हत्या का पाप चढ़ेगा। इन लोगों में 97 तो पुलिस वाले ही थे। उसी वीरप्पन का असली नाम रखा गया था कूज मुनिस्वामी वीरप्पा गौडन। शॉर्ट में उसे मुनिस्वामी वीरप्पन भी कहा जाता था। बताया जाता है कि 18 साल की उम्र में वीरप्पन चंदन की तस्करी करने वाले एक गिरोह का सदस्य बन गया। साल 1987 में वीरप्पन पहली बार चर्चा में आया। तब उसने वन विभाग के दिगंबर नाम के एक अधिकारी को अगवा किया था। बाद में वीरप्पन एक कदम और आगे बढ़ गया। दरअसल 90 के दशक में जंगलों में पेट्रोलिंग के लिए तमिलनाडु में खास पुलिस होती थी, जिसे पेट्रोल पुलिस कहा जाता था। इसका जिम्मा था हीम शहीम गोपाल कृष्ण नाम के अधिकारी के पास, जिन्हें फिटनेस के चलते लोग रैम्बो कहते थे। अप्रैल 1973 में तमिलनाडु के गांव कोलाटपुर में सुबह सुबह वीरप्पन की ओर से पोस्टर लगाकर रैम्बो को खुली चेतावनी दी गई थी। इसमें रैम्बो के लिए गालियां भी लिखी हुई थीं। इसके बाद तो रैम्बो ने वीरप्पन को पकड़ने की ठान ली और आनन फानन में टीम के साथ जंगल की ओर निकल गए। जंगल में पुल पार करते समय रैम्बो की गाड़ी खराब हो गई। उसे छोड़कर पुलिस की बस में 22 लोगों के साथ आगे बढ़े। बताया जाता है कि इनमें 15 मुखबिर, 4 पुलिस वाले और 2 वन गार्ड थे। पीछे पुलिस की एक और बस थी, जिसमें तमिलनाडु पुलिस के इंस्पेक्टर अशोक कुमार और उनके 6 साथी थे। रैम्बो के जंगल में आने की जानकारी वीरप्पन को पहले ही मिल गई थी, इसलिए वह तैयार था और एक तय जगह पर रैम्बो की बस पहुंचते ही बारूदी सुरंग में विस्फोट कर दिया। इससे गाड़ी कई फुट हवा में उछल गई। पीछे से इंस्पेक्टर अशोक कुमार पहुंचे तो चारों ओर लोगों के चीथड़े पड़े हुए थे। इस घटना के बाद वीरप्पन पूरे देश में कुख्यात हो गया था। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध अभिनेता राजकुमार को भी 2004 में वीरप्पन ने अपहरण किया था और 100 दिनों तक अपने साथ रखा था। इन 100 दिनों में कर्नाटक और तमिलनाडु सरकार वीरप्पन के सामने घुटने टेके रही। यही नहीं, कई और राज्यों के लिए भी वीरप्पन सिरदर्द बनता जा रहा था। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने आखिरकार एक विशेष कार्य बल ASTF का गठन किया और इसके चीफ के रूप में वीरप्पन के खात्मे का जिम्मा दिया विजय कुमार को। उन्होंने लंबी कवायद के बाद वीरप्पन के गैंग में अपने कुछ आदमी भर्ती करा दिए, जिनसे सूचनाएं मिलने लगी। 18 अक्टूबर 2004 को सूचना मिली कि वीरप्पन आंख का इलाज कराने जंगल से निकलने वाला है। ASTF ने योजना बनाकर वीरप्पन के लिए अपने आदमी के साथ एम्बुलेंस भेज दी। ड्राइवर भी STF का ही था। एक खास जगह पर ड्राइवर ने एम्बुलेंस रोक दी और भाग निकला। जहां एम्बुलेंस रुकी थी, वहां पर STF के 22 जवान पहले से ही हथियारों के साथ मुस्तैद थे। पुलिस ने वीरप्पन को आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी, पर एम्बुलेंस में मौजूद अपने साथियों के साथ वीरप्पन ने मोर्चा संभाल लिया और गोलीबारी शुरू कर दी। वीरप्पन की ताकत को देखते हुए STF को AK-47 जैसे हथियार मुहैया कराए गए थे। इसके बावजूद वीरप्पन लगभग 20 मिनट तक STF का सामना करता रहा और आखिर में ढेर हो गया। STF ही नहीं, सरकारों के लिए भी यह बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि घने जंगल में रहने वाले वीरप्पन पर काबू कर पाना आसान नहीं था। जंगल में चप्पे चप्पे पर उसके आदमी रहते थे। उसे कोने कोने की खबर थी, पर सुरक्षा एजेंसियों के लिए अंदर जाना ही खतरनाक था। फिर आसपास के गांव वालों की थोड़ी बहुत मदद कर वीरप्पन ने उन्हें अपने साथ कर रखा था, जिनके जरिए उसे बाहरी दुनिया की सारी जानकारी भी मिलती रहती थी। अपने खिलाफ जाने वाले निर्दोष ग्रामीणों को भी वीरप्पन मार डालता था, इसीलिए कोई उसके खिलाफ पुलिस को सूचना भी नहीं देता था। ऐसे में सटीक सूचना के आधार पर वीरप्पन को जंगल से बाहर घेरना पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी।